यस सर। चलो आओ देखते हैं क्या टॉपिक हमारा आज। जेनेटिक्स हमने स्टार्ट किया है और जेनेटिक्स में आज थोड़ा सा हमें देखना है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत का नियम क्या था। और हमने ये सब कुछ बिल्कुल अच्छे से स्लाइड्स को देख रखा था। आज हमें समझना है क्रोमोसोम्स को थोड़ा सा और अच्छे से, है ना। क्या होता है क्रोमोसोम्स, ये हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, है ना। क्रोमोसोम्स, जब भी मैं टर्म बीच में गुणसूत्र का यूज करूंगा, मतलब अगर मैंने बीच बीच में बोलते हुए गुणसूत्र कह दिया तो समझ जाना कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, देखो स्लाइड्स पे जो कुछ लिखा है आपके सामने, डिस्कवर्ड किसने किया था, है ना, स्ट्रॉस बर्गर्स, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। ये सब कुछ आप स्लाइड से याद करते रहना। मेरा हमेशा से कोशिश होता है मैं स्लाइड्स को ना पढ़ाऊं, समझाने वाली चीजों को समझाऊं। बहरहाल यहाँ पर भी समझाने वाली चीजें थोड़ी सी है। जैसे कि आपको ये पता है कि जितनी भी ह्यूमन सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर में होते हैं। दो पेयर में एक क्रोमोसोम्स बनते हैं, जो कि टोटल अगर मैं बात करूं तो 46 क्रोमोसोम्स एक ह्यूमन सेल्स के अंदर पाया जाता है। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स है जो कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये क्या है सर। अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट ये एक सबसे बड़ा क्रोमोसोम्स किसमें पाया जाता है, तो वो है ट्रिलियन, है ना। ट्रिलियन एक पौधा है, उस पौधे के अंदर सबसे बड़ा नियर अबाउट 60 mm, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्लाइड्स में। नियर अबाउट ये जो ट्रिलियन है इसमें 60 mm पाया जाता है ना, 60 mm तक। 60 mm, एम नहीं बन पाया। अच्छा ठीक है। और ये जो एल्गी है ना, इसमें सबसे छोटा नियर अबाउट 10 mm तक, इसमें जो है 10 mm तक यहाँ पर क्रोमोसोम्स पाया जाता है। वो इसकी साइज की बात कर रहा हूँ, है ना। तो एक पौधा है ट्रिलियन नाम का जिसमें नियर अबाउट 60 mm तक वो क्रोमोसोम्स पाया जाता है। और जो स्मॉलेस्ट एक है, इसके अंदर जो है नियर अबाउट 10 mm, है ना। हम लोग के भी अंदर जो है 10 mm नहीं, हम लोग के अंदर थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन एल्गी नाम का एक छोटा सा चीज होता है, इसके अंदर हम जो है 10 mm तक वहां पर। एल्गी मतलब एक वो है, ये लिविंग थिंग्स में है, लिविंग ऑर्गेन्स में है, ठीक है। अच्छा, कीड़े मकोड़े टाइप्स का होता है। चलो आओ आगे बात करते हैं मेल। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेल के अंदर क्रोमोसोम्स होता है, एल्गी भी मेरे ख्याल से पौधा, देखो मैं क्लियर नहीं हूँ चीज के लिए, बट देख लेना थोड़ा सा। बट यहाँ पर बात कर रहे हैं मेल के लिए, तो मेल में कह रहे हैं हम एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि फीमेल में हमारे एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या है एक्स वाई, क्या है एक्स एक्स, मत परेशान हो, अभी उसकी बात आगे आएगी, करते हैं, ठीक है। ये रही स्लाइड्स की थोड़ी बहुत बातें हमने डिस्कस किया। आगे आती है बात थोड़ी सी और, देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। गुणसूत्र क्या है, तो अभी तक मैंने पुराने लेक्चर में इसके बारे में बहुत कुछ बता रखा है ना। देखो लिखे कह रहे हैं कि कार्ल नागली जो कि 1842 में थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया था इसे, इसको देखा था इन्होंने। कह रहे हैं केंद्रक में मौजूद रॉड जैसी संरचना पाई जाती है ना वो केंद्रक में, है ना। फिर यहाँ पर कह रहे हैं क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ क्रोमेटिन, ये भी पढ़ा चुका हूँ। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये भी बता चुका हूँ, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन पेयर, है ना। ह्यूमन सेल्स, ये भी बता चुका हूँ जैसे अभी पीछे वाली स्लाइड में कि 23 कर करके यहाँ पर दो पेयर्स होती है एक ह्यूमन के अंदर, टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इस क्रोमोसोम्स इस कंप्राइजेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स। हाँ, यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि जो सभी के सभी वो क्रोमोसोम्स होता है, आपने तो सर बताया था कि सब चीज क्रोमोसोम्स के बने होते हैं, बट ये प्रोटीन क्या एक चीज निकल के आ रहा है ना। बच्चों एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा लाइट्स वाली अरेंजमेंट देखता हूँ, एक मिनट। अब सही है सब। अब सब सही है। यस सर। तो और ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि सर आपने तो बताया था कि हर एक चीज डीएनए की बनती है, तो सर ये प्रोटीन क्या है। तो इसके लिए देखिए, मैंने जब आपको स्लाइड दिखाया था, कहाँ गई ये वाली स्लाइड्स, तो आपको ये तो दिख रहा है अंदर में कि यहाँ पर आपको कहाँ गया, ये अंदर में ये ऐसा ऐसा संरचना जो है, ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, यही चीज बाद में यहाँ से निकल के ये पूरा का पूरा डीएनए बना है ना। बट ये यहाँ पर इस क्रोमोसोम्स के
आसपास जो इस डीएनए को घेरा हुआ है, यही चीज क्या है? प्रोटीन है। बात समझ में आई? प्रोटीन क्या है ना? हर एक चीज, यानी जो भी चीज ऐसे घिरी होती है डीएनए के आसपास, वो प्रोटीन से ही घिरी होती है। ठीक, चलो ये बात क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं। स्लाइड्स में जो कुछ भी रहा ना, उसके अलावा जो समझाने वाली चीजें मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। अच्छा, इतना कुछ, इसके सारे टॉपिक मैंने पहले ही बता रखे थे, है ना। नीचे में कह रहे हैं कि दे जीन्स लाइव विद इन द क्रोमोसोम्स, दे प्ले वाइटल रोल इन सेल डिवीजन। बताया था मैंने, सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स का बहुत बड़ा योगदान है। फिर कह रहे हैं वेरिएशन, मटन एंड रिपेयर, जनरेशन, रीजनरेशन। देखो यहाँ एक टर्म निकल के आया है, रीजनरेशन, है ना। इसको ही हमने आज समझना है। फिर कह रहे हैं ईच सेल हैज ए पेयर ऑफ ईच काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स नोन एंड होमोलोजियस क्रोमोसोम्स। कह रहे हैं जो पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम कह रहे हैं होमोलोजियस क्रोमोसोम्स, है ना। चलो आओ, बहरहाल हम देखते हैं क्या है आज। बहुत ज्यादा स्लाइड्स तो नहीं है, लेकिन हाँ समझाने वाला टॉपिक तो है। ठीक है, ये रहा। आओ बात करते हैं वो जो रीजनरेशन था ना, उसके लिए। ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? तो देखो, ये एक साइंटिस्ट हैं। इन साइंटिस्ट का नाम आपका है मेंडल। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जिसे हम बोलते हैं विरासत का नियम। सर ये विरासत का नियम कहने की क्या जरूरत थी? इसलिए क्योंकि इन्होंने बताया था कि एक के बाद एक जनरेशन जो आती है वो किस वजह से आती है ना। तो इन्होंने इस बात को समझाने के लिए मटर के पौधे पर, है ना, लगभग 7 ईयर्स, यहाँ पर देखिए 7 साल लिखा हुआ है ना यहाँ पर, लगभग 7 साल तक इन्होंने वो रिसर्च किया, है ना। पौधे को लगाया, उससे निकलने वाले बीज को दोबारा से लगाया, फिर उससे निकलने वाले बीज को दोबारा से निकाल लगाया। इस तरीके से इन्होंने पाया कि मैं बीज तो वही डाल रहा हूँ, बट बीज वही लगाने के बाद जो अगले जनरेशन में पौधा निकल के आ रहा है, वो पौधा कुछ अलग क्वालिटी का क्यों आ रहा है? ऐसा क्या है कि वो पौधा कुछ अलग क्वालिटी का आ रहा है? तो इन्होंने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, और इन्होंने ही बताया कि किस तरीके से मतलब एक पेरेंट्स का नेचर कैरेक्टर उसके सन पर जाते हैं, मतलब उनके चिल्ड्रन पर जाता है ना। इन्होंने इस प्रयोग को बताया था मटर के प्रयोग पर करके, है ना। यहाँ पर देखिए स्लाइड्स को भी आज थोड़ा बहुत देखता हूँ क्या क्या लिखा होता है इसमें, है ना। कह रहे हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय मेंडल, मेंडल के थ्रू दिया गया था, है ना। ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पीस ऑफ 7 ईयर्स, है ना, एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिम्स। कह रहे हैं ये लगभग 7 साल तक इन्होंने रिसर्च किया था, और रिसर्च करने के बाद इन्होंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिम्स का विरासत का रूल क्या है ना, इनहेरिटेंस का यहाँ पर रूल क्या है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, एक के बाद एक जनरेशन जो आती है उसका रूल क्या है। यहाँ पर एक वर्ड है, इस वर्ड के लिए मैंने इस चीज को पढ़ा, और देखिए मुझे वो वर्ड दिखाई दिया, यहाँ पर है हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है ना। देखिए इन्होंने ही बताया था, हाँ, कि एक के बाद एक जनरेशन का सिस्टम तो समझ में आ गया। और एक चीज जनरेशन को समझाने के लिए इन्होंने बताया कि अगर हम कोई पौधा, दो पौधा लिए, तो उन दो पौधे का अगर एक का परागकण उठा करके हम दूसरे के स्टिग्मा पर डालेंगे, फिर उसका जो है निकाल करके पुंकेसर के यहाँ और डाल देंगे, तो इससे क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, और वो चेंजेस हल्के फुल्के आते हैं। तो इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एक का परागकण उठा कर किसी और पर डाल दिया गया, इसी को बोल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और इससे क्या परागकण, क्या वो कीड़े मकोड़े जो होते थे, है ना, फूल पर बैठते थे, वहां से उठ करके किसी और फूल पर जाके स्टिग्मा पर बैठते थे, है ना। इस तरीके से अलग अलग फल एंड फूल का जो है निर्माण हुआ करता था। सेम वही चीज आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, इसके बारे में अच्छे से पढ़ रखा है या नहीं मुझे बता दो एक बार अच्छे से, मतलब कमेंट करके। अच्छा, फिर कह रहा है इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोगेंसी, इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। देखिए ये कह रहे हैं, और इन्होंने ये भी बताया, एक तो है हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने करके बताया, दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया कि यही कि विरासत का नियम, एक के बाद एक वाला सिस्टम क्या था, तो उसको भी देखिए हम लोग देखते हैं। यही इन्होंने रिसर्च करके बताया, इतना जानना है, इनका नाम क्या है इतना जानना है, इन्होंने रिसर्च कितने साल किया ये जानना है, इनका रोल क्या था रिसर्च करने का। तो देखिए आपको एक बात बताऊं, 1856 और 1863 जिसमें लड़ाई वगैरह चल रही थी देश में, काफी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, उस समय ये बैठकर रिसर्च कर रहे थे, है ना। और रिसर्च करते समय इन्होंने इस चीज को लोगों के सामने भी लेकर के आए कि देखिए जो है इस तरीके से आप लोग के माता पिता का कैरेक्टर आप में आता है,
आपका करेक्टर आपके बच्चों में जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा है कि माता पिता से पूर्व जन्म तक के गुणों को पारित। देखिए हिंदी में शायद उतना ना समझ में आए, बस जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझते हुए चलिए। यहाँ पर कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन कुछ हल्का हल्का चेंजेस और सिमिलैरिटी भी दिखती है, इस बात को इन्होंने समझा किसने, मेंडल ने। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए सेल तो मैंने समझा ही रखा था अच्छे से। और ये देखिए ये भी चीज है, इसमें भी काफी कुछ शायद मैंने पढ़ा रखा हो, देखते हैं क्या है स्लाइड्स में। आज थैंक्स फॉर वॉचिंग काफी बार सामने पड़ गया है। अच्छा ये देखो, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन बता रखा है ना, विथ कॉन्टेन सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, दोनों ही बता रखा है। फिर कह रहे हैं ईच क्रोमोसोम्स कॉन्टेन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जीन्स बता रखा है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी बेस्ट सीन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सही बात है, मैंने बताया था जब सेल डिवीजन होगा उसी समय हमें क्या होगा, सेल का जो स्ट्रक्चर मतलब इसका क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अच्छे से बनता है। सेल डिवीजन एक एक करके अलग अलग हो जाते हैं ना, तो उनका स्ट्रक्चर काफी अच्छा बनता है। फिर कह रहे हैं मेन पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पर देखिए कुछ मेन पार्ट्स हैं, ये आपको क्रोमोसोम्स है बना हुआ है, क्रोमोसोम्स का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। पहले मैं दिखाता हूँ इसमें किस तरीके से क्या चीज है, इसे पढ़ देखिए। सबसे पहले आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसे जानना जरूरी है। देखिए ये क्या है, सेंट्रोसोम, जो कि क्रोमोसोम्स का मिडिल पार्ट है। ठीक है, यहां से आपको समझना है ये टेलोमियर जो अपर एंड लोअर से है, यानी क्रोमोसोम्स का वह भाग जो टॉप एंड बॉटम को टच होता है उसे हम बोलते हैं टेलोमियर, है ना। और उसके बाद कह रहे हैं कि ये चीज आप जानो या ना जानो कोई उतना मतलब नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। क्योंकि कह रहे हैं क्रोमेटिन बैंड क्या होता है, ये जो काली काली सी पट्टियां पड़ती है ना, ये काली काली सी पट्टियां जितनी भी हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, इन्हीं पट्टियों को हम कहते हैं हिट्रोक्रोमेटिन बैंड। और ये जो व्हाइट व्हाइट सी पट्टियां हैं, ये वाली व्हाइट व्हाइट सी, इन्हें हम कहते हैं यूक्रो यूक्रोमेटिक बैंड। ठीक है, तो हिट्रोक्रोमेटिक बैंड और यूक्रोक्रोमेटिक बैंड क्या है इसे आप समझ लो। एंड टेलोमियर क्या था, टॉप एंड बॉटम वाले पार्ट्स को, जो कि क्रोमोसोम्स का ही हिस्सा हुआ करता है, उसको हम टेलोमियर बोलते हैं। और जो बीच में होता है यानी सेल क्रोमोसोम्स का आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे, ये डिसीजन कहाँ से डिसाइड किया जाता है, आधा कहाँ से बंटवारा हो रहा है, वो है सेंट्रोसोम से। बस यही थे इनके मेन पार्ट्स, है ना। चलो आओ, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट और कुछ, हाँ ये समझना है जो कि आज आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, आओ देखते हैं क्या है ये चीज। देखिए क्रोमोसोम्स फ्यूजन मतलब क्रोमोसोम्स का टूटना, किस तरीके से वो बटते हैं, है ना, ये हमें देखना है। ये फिलहाल ये इतने ढेर सारे डॉट डॉट स्लाइड्स पे आ गए हैं। अच्छा, आज मैंने सिक्योरिटी नहीं लगाया है। हाँ अब सही है, चलो ठीक है, हो गया, सिक्योरिटी लग गई। हम्म। अच्छा रुक जाओ, ठीक चलो। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये जो चीज हमारे सामने रखा है, ये पूरी की पूरी स्लाइड्स, क्या बताओ क्या इसके बारे में कभी पहले सुना है कि किस तरीके से ये डिसीजन लिया जाए कि होने वाला जो बेबी है वो डॉटर होगा या फिर सन, है ना, डॉटर होगी या फिर सन होगा। इसके रिकॉर्डिंग पहले कभी सुन रखा है, जल्दी बताओ। यस सर, यस सर। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या ये कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से क्लियर है। नो सर। अच्छा अर्पिता को क्लियर है ना, प्रिया को नहीं क्लियर। ठीक है, आओ देखते हैं, हो सकता है कि आज क्लियर हो जाए, ट्राई करते हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले तो मैं ये समझाना चाहूंगा कि एक होता है डॉटर सेल, है ना। डॉटर सेल क्या होता है और पेरेंट सेल क्या होता है, दो चीज, क्या इस बात का पता अर्पिता को है, पूछूंगा उससे। डॉटर सेल एंड पेरेंट सेल, तो ये अर्पिता को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है, यस या नो में रिप्लाई दो।
और एक बात, हाँ, वो जो एल्गी वाला टॉपिक था ना, वो एल्गी भी एक टाइप ऑफ, वो भी क्या होता है, पौधा होता है, ठीक है, एक बार देख लेना। फिर भी जहाँ तक मुझे लग रहा है वो पौधा है, दिमाग में नहीं है क्लियर। ठीक है, चलो आओ, छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, ये इसका रिप्लाई देखूं क्या आया है। चलो अच्छी बात है। अच्छा, तो देखते हैं क्या होता है। एक टर्म मैंने बताया था अपने इस लेक्चर को पढ़ाते समय, मियोसिस नाम का एक टर्म हुआ करता था, है ना, जिसे ही हिंदी में हम बोलते थे अर्धसूत्री, अर्धगुणसूत्र, शायद यही बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो मियोसिस बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं शायद मेरे ख्याल से अर्धसूत्री, हाँ ये सही नाम है। तो उसमें होता क्या था कि जब ये गुणसूत्र आधा आधा, यानी जब ये क्रोमोसोम्स आधे आधे बढ़ते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं, यानी अर्धसूत्री बोलते हैं। इससे जो कोशिका बनी उसे हम डॉटर सेल बोलते हैं। अच्छा, इस बात को समझाऊं, एक मिनट रुकना जरा सा। तो चलो आप स्लाइड्स पे लिख लिख करके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये रहा मियोसिस हो रहा है ना, यानी सेल का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। अब सेल का डिवीजन टोटल तो हमारे, मैंने बताया 46 होते हैं, बट यहाँ पर 23 में सेल का डिवीजन हो रहा है ना। जब सेल आधे आधे बढ़ते हैं तो उसी को हम बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर 23 सेल जो है बढ़ गए, यानी गुणसूत्र क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब क्या हुआ, जब ये गुणसूत्र बढ़ गए तो इससे जो कोशिका बनती है ना, इससे मिल करके अभी एक और, मान लो हमारे पास एक सेल और है, यहाँ पर सेल है, इसके पास भी कुछ अंदर में क्रोमोसोम्स होंगे, ये भी अपने क्रोमोसोम्स यहाँ से निकलेंगे, बटेंगे, लो बट गए, ये भी 23 बना, है ना, और इधर भी 23 बनेगा, 23 है ना। इनके मिलने से कुछ एक नया टाइप का गुणसूत्र बनेगा। ठीक है, तो जो नया टाइप का गुणसूत्र बना उसे हम क्या बोलेंगे, डॉटर सेल बोलेंगे। ठीक है, जो नया टाइप का गुणसूत्र बनने वाला है उसे हम डॉटर सेल बोलेंगे, और जिनके थ्रो ये बना उसे हम पेरेंट थ्रो बोलेंगे। यानी ये ऊपर का जो सिस्टम था, इन दोनों के सेल को हम पेरेंट सेल बोल देंगे, और इनसे जो नया एक टाइप का यहाँ पर 46 किसी के भी मिलने से, है ना, चाहे तो आप इन दोनों को ले लो, चाहे तो आप इन दोनों को ले लो, किसी को भी लेने से आपको एक 46 गुणसूत्र मिलेगा, और इसी को हम बोलते हैं डॉटर सेल। ठीक है, इतनी बात क्लियर, समझ में आई। मतलब जो ये बन करके आ रहा है इसे हम बोलेंगे, यानी जो सेल बनी है इन दोनों के मिलने से, इसे हम बोलेंगे डॉटर सेल, और जिनके थ्रू ये बना है उसे हम बोलेंगे पेरेंट सेल। बहुत अच्छा सा छोटा सा टॉपिक था बस। ठीक है, तो कह रहे हैं सेल के अंदर मियोसिस कब होता है, ये बताओ जरा सा, सेल के अंदर मियोसिस कब होता है। ये कह रहे हैं ये केवल तब होता है जब दो कोशिकाएं रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। जब तक ये सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी तब तक ये सेल, मतलब मियोसिस बनेगा ही नहीं। मतलब मियोसिस मतलब क्या, सेल का इक्वल इक्वली बटना। तो जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होगा, तो सेल का क्या होगा, मतलब सेल डिवीजन नहीं होगा, और यानी मियोसिस नहीं होगा। और इसी हम जिस सेल रिप्रोडक्शन को कह रहे हैं, हिंदी में कहते हैं जनन प्रक्रिया। जब तक जनन प्रक्रिया में सेल जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक उसका मियोसिस नहीं हो सकता, है ना। जिसे ही हम बोलते हैं अर्धसूत्र विभाजन। अच्छा, तो आओ इस डायग्राम को समझते हैं, इसके थ्रू क्या है। ये रहा फादर का गुणसूत्र, और ये रहा मदर का गुणसूत्र। तो देखो, अभी तो क्या थे, दोनों में ही 46 होता है, इतना होता है। फादर एंड मदर दोनों में 46 गुणसूत्र होते हैं। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, ये 46 से, जहां से मैंने बताया 23, और ये रहा इधर 23 में ये बट गया। इधर भी यही चीज हुआ, 23, और इधर भी 23 में ये बट गया। जी सरकार, बट गया। अब क्या हो रहा है, ये क्या करेंगे, इसे देखो, इसे हम, ये जो यहाँ पर मदर का गुणसूत्र है, अगर मैं इसे इंडिकेट करूं एक्स एक्स एंड वाई एक्स में, तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था जो मेल का होता है, मदर का यानी फादर का जहां पर कंसीडर किया जाएगा, जो मेल के लिए जो मेल का क्रोमोसोम्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर उसे हम बोलते हैं एक्स एंड वाई। ये भी ध्यान में रखते हुए चलो, उसे हम एक्स वाई बोलते हैं। और जो मदर के लिए कंसीडर किया जाता है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्स।
ठीक है, ये क्रोमोसोम्स के लिए मैंने नाम रख दिया। ठीक है, तो मदर में 46 XX हो गए और 46 क्या XY हो गए फादर में। अच्छा, फिर यहाँ पर कह रहे हैं ये 23 और ये 23 फादर के क्रोमोसोम्स बढ़ गए, सेम इसी तरीके से मदर के क्रोमोसोम्स 23 होकर के बढ़ गए। ये 23 एक फादर का और एक मदर का मिलेगा, मिल करके 46 बनाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन यही निकल के आती है कि सर 46 बनाएंगे तो ये डिसीजन कैसे होगा कि यहाँ पर डॉटर होगा, ये मतलब सन हो गया और पुत्री होगी, इसका डिसीजन कैसे किया जाएगा। तो इसका डिसीजन मैं आपको ये बताऊं, जरा देखो, ये वाला रहा फर्स्ट वाले केस के लिए मैं कह रहा हूँ, ये आगे वाले केस के लिए यहाँ पर है आपका x, है ना। तो ये देखो आपको यहाँ पर मिल रहा है क्या x। ठीक, चलो, और इसके साथ आपको क्या करना है, इस x और y को, एक बार x को पकड़ो, इन दोनों x में से किसी के साथ जोड़ दो, एक बार y को पकड़ो, इन दोनों x के साथ किसी के साथ जोड़ दो। तो यहाँ पर देखो ये जो पहला टर्म है इसके साथ कौन सा, ये थ्रेड टाइप का है ना, यहाँ पर एरो टाइप का, ये रहा x। इसके बाद देखो इसी मतलब इस फर्स्ट वाले के साथ एक इसका वाला x आ रहा है, तो x x जब मिल गई तो वो लड़की हुई। देख लो, मदर के लिए भी क्या हुआ करता था, एक्स एक्स क्रोमोसोम होता था, इसलिए ये भी क्या हुआ, यहाँ पर जब एक्स एक्स मतलब मिला आफ्टर रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग, आफ्टर नहीं, रिप्रोडक्शन जब होगा उसी समय ऐसा काम होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स एक्स क्रोमोसोम मिला, लड़की हो गई। सेम इसी तरीके से फादर का ये 23x यहाँ पर आया और मदर का ये देखो इसका x यहाँ पर आया, तो ये भी क्या हुआ, डॉटर हो गया। अब क्या करना है, आई बारी y की, तो यहाँ से y को पकड़ लिया गया, है ना, y आ गया और ये रहा x, है ना, देखो ये वाली वायर आ रही है यहाँ पर, x हो गया yx। हाँ, yx या xy को कह ले तो यहाँ पर क्या है, ये फादर, मतलब फादर वाले क्रोमोसोम से मिल रहा है, फादर क्रोमोसोम्स क्या था, एक्स वाई, यानी एक चेंज है, जब दो सिमिलर रहेगा एक्स एक्स तब क्या होगा, लड़की होगी, है ना। अब जब अगर दोनों में से कोई भी एक डिफरेंट हो गया, है ना, यानी वाई एक्स हो गया या एक्स वाई हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। जहां पर भी देखो इस वाई को पकड़ा है और जहां पर हो गया वाई और इसके साथ है एक्स, है ना, तो ये हो गया वाई एक्स। तो ये चीज क्या हो गया, यहाँ पर जब ये वाई एक्स हो गया इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सन हो गया। बहुत सिंपल सी बात में मैंने इस चीज को, इस टर्म को समझाया है। और एक मिनट बच्चों, मेरी वीडियो नहीं जा रही थी। चलो, एक बार जरा मुझे ये बताओ, क्या इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में गया है, बताओ जरा सा। क्या ये बहुत आसान भाषा में मैंने इसे समझाने की कोशिश किया है और शायद ये दिमाग में गया या नहीं, एक बार मुझे बताओ। यस सर, चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा, मैंने कोशिश किया और वो कोशिश सफल हुई। अभी भी छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें रह रहा है कि सर ये जो 46 को आपने ब्रेक किया, देखो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आगे वाला टॉपिक हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करे, बट कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, एकदम बढ़िया से आया, ठीक है। चलो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, फिलहाल के लिए मैं आपको ये बताऊं, ये जो ऊपर में मैंने लिखा है 46, तो ये तो डिजिट में मैंने पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स को ही करके इंडिकेट कर दिया। अब एक बार इस स्लाइड्स का फटाक से पहले स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ नंबरिंग करने जा रहा हूँ जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, तो उसे भी आप लोग देखना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं करवाता हूँ। ले लिया, इसे मुझे रिमूव करना है जितना कुछ मैंने लिखा है इस टर्म को, हो गया, चलो ठीक है। अच्छा, एक चीज और ये देख लो कि ये जो गैमेट्स होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं डॉटर सेल, है ना, इसे ही हम बोलते हैं डॉटर और सेल। अब स्क्रीनशॉट लो पहले, फिलहाल जल्दी करो, चलो ठीक है, हो गया। अब मैं इसे कर रहा हूं रिमूव, सब कुछ खत्म कर दिया। फिर से देखो, कंफ्यूज नहीं होना है ना, बिल्कुल धीमे धीमे करके मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैंने लिखा था यहाँ पर 46 फादर के 46 मदर के, मैं इसे लिख रहा हूँ अब की बार 44। क्या सर ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, अरे रुक जाओ, 44 प्लस में यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स वाई, 44 45 एक्स हो गया और एक वाई 46 हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। और यहां पर भी 44 प्लस में एक्स
एक्स। एक्चुअल में ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इस फॉर्मेट में होते हैं। हमें डायरेक्टली जब हम ऊपर ऊपर पढ़ करके निकलने की कोशिश करते हैं तो इसके पहले जो मैंने किया वैसा समझाया जाता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इस तरीके से समझो कि अगर कोई इस बात को भी आपके सामने कहे तो आप अपने लिए क्या समझो कि नहीं, हम दोनों की बातें सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है ना। पहले वाले केस में मैंने इंडिकेशन के लिए टर्म यूज किया था एक्स वाई एंड एक्स एक्स, लेकिन अब की वाले टर्म में हमें इंडिकेशन नहीं, हम इसे प्लस में करके दिखा रहे हैं, यानी उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो अच्छा सर, जो नीचे वाला सिस्टम आया यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? तो यहाँ पर भी एक कमी आएगी ना, 22 और ये हो जाएगा प्लस में x। ठीक है, सेम इसी तरह इधर भी होगा 22 और प्लस में y हो जाएगा। ठीक है, चलो y, क्या बात है, लिखा भी अच्छे से रहा है ना। चलो ठीक है, 22 और ये रहा प्लस में जैसे बोल दिया ना तो गड़बड़ होने लगता है, 22 प्लस में x। ठीक है, और ये रुको एक बार रिमूव भी करता हूं इसको। अच्छा बच्चों, क्या उधर मिट गया क्या सब कुछ? जल्दी देखो, क्या उधर सब कुछ गायब हो गया क्या? जल्दी बताओ, जो मैंने स्लाइड्स पे लिखा। अच्छा नहीं, गायब नहीं है ना। ठीक है, इसको समझ लेना, ये मतलब मैं रुको इसको थोड़ा सा ब्लैक से कर देता हूँ, वरना यहाँ पर जो है कंफ्यूजन क्रिएट होगी। 26 प्लस, आ गया। ठीक है, 26 प्लस एक्स है, हाँ 22 प्लस एक्स। यहाँ पर भी क्या होगा, 22 प्लस में एक्स। तो 22 हुआ 24 प्लस एक्स वाई और प्लस में एक्स, और प्लस एक्स एक्स वाला कॉन्सेप्ट है, अच्छे से दिमाग में गया होगा। ये कुछ नहीं है, वही चीज है, मैंने पहले ओवरऑल इस एक्स वाई को भी उसमें इंक्लूड करके दिखा दिया था कि ये टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ऐसा एक्चुअल में होता है। बट जब हम बात करते हैं अच्छे से डिटेल में, तो ये याद रखिए जब रिप्रोडक्शन होता है कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम्स का बंटवारा होता है। 44 प्लस एक्स वाई 44 एक्स एक्स, 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, इस तरीके से होता है ना। ये बात समझ में आ गई? आगे का प्रोसेस वही है। यहाँ पर देखिए सेम चीज, इसका एक बार इसको पकड़िए इनके साथ मिला दीजिए, एक बार इसको पकड़िए इनके साथ मिला दीजिए, नीचे वाला ये पूरा का पूरा टर्म हमारे पास समझ में आ जाएगा कब डॉटर होने वाली है या कब सन होने वाला है। तो इसका मतलब रेशियो निकल के आ जाता है। ये देखिए इन दोनों को मिला करके क्या है, 50% तक जो है हमारा चांसेस है ये यहाँ पर डॉटर होने का, और इन दोनों को ही मिलाकर अगर मैं कहूँ तो 50% चांसेस है यहाँ पर क्या, सन होने का। ठीक है, मेरे ख्याल से ये दिमाग अच्छे से दिमाग में, ये बात अच्छे से दिमाग में जा चुकी होगी, है ना। फिलहाल इसके लिए भी तो खटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले ही लो, है ना। ये नीचे वाला टर्म मैंने थोड़ा सा ज्यादा गोद दिया है, देखता हूँ इरेज करता हूँ इसको। ठीक है, हो गया, है ना। चलो ठीक, अब ले लो स्क्रीनशॉट एक बार। हाँ देखो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश किया है, और इसमें मतलब हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कब डॉटर होगा कब सन होगा। तो आपको बस एक चीज याद रखना है, इधर आप एक्स वाई पकड़ लो, कैमरा घुर जा रहा है, इधर आप एक्स वाई पकड़ लो और एक तरफ एक्स एक्स पकड़ लो। इसका एक बार टर्म जो है इसके साथ मिलाओ किसी एक के भी साथ, फिर एक अगला वाला टर्म इसके साथ मिलाओ किसी एक के भी साथ, बस हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। जब सेम सेम चीजें रहेंगी तो वो क्या हो जाएगा, डॉटर। जब सेम सेम चीजें रहेंगी, जैसे कि एक्स एक्स ये रहेगा और एक्स एक्स वो रहेगा, दोनों चीज अगर सेम सेम मिल गई तो वो क्या होगा, डॉटर होगा। दोनों में से कोई भी एक डिफरेंट तो वो सन हो जाएगा। इसका मतलब कह रहे हैं कि जब एक्स वाई एंड एक्स एक्स के मिलने से जाइगोट बनता है। देखो रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा प्रोसेस है, मतलब एक्स एक्स एंड एक्स 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 वाई एंड एक्स एक्स के मिलने से युग्मनज, जिसे हिंदी में बोलते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है। जब स्पर्म एंड एग के मिलता है तो उस समय क्या होता है, जाइगोट बना होता है। ठीक है, जब स्पर्म और एग मिलेगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म के आधे, मतलब स्पर्म के अंदर ही आधे गुणसूत्र थे
मतलब जब स्पर्म के अंदर ही आधे गुणसूत्र वहीं पर डिवाइड हो जाते हैं, यानी 23 गुणसूत्र थे, और एक के अंदर भी 23 गुणसूत्र थे, दोनों आपस में मिलते हैं और 46 गुणसूत्र का फॉर्मेशन करते हैं। और ऐसा तभी होता है जब रिप्रोडक्शन होता है, उसी समय क्रोमोसोम्स का बंटवारा होता है। उसके पहले टोटल 46 फादर में, टोटल 46 मदर में भी होता है, कोई बंटवारा नहीं होता है। जब रिप्रोडक्शन होगा तो उसी समय सेल का डिवीजन होगा, उसी समय क्रोमोसोम्स बनेंगे, उसी समय मियोसिस होगा, नहीं तो नहीं होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? जल्दी बताओ, मजा आया टॉपिक सुनकर के आज का? हाँ, मजा तो आ गया, लेकिन शायद एक चीज, ये आज की लेक्चर ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पता नहीं, देखता हूँ रुको। तो ठीक है, ये सब कुछ ताम झाम देखो ऊपर में लिखा ही रहा है ना? तो आई होप कि लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इसके बाद अभी हमारे पास और भी सारी चीज़ें हैं, उसे हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। और अगर कोई डिस्कशन करना चाहता है तो वो यहाँ पर कर सकता है। और इसके अभी मैं 7 मिनट बचे हैं इस वीडियो में, अगर मैं कहो तो मैं दोबारा से आऊँगा, फिर टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा। अर्पिता, बहुत ज़्यादा थैंक्स फॉर टीच। अर्पिता तो मुझे पहले से पता था, है ना? जिसको नहीं पता उसको समझाकर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा भी है, जब पता है उसके बावजूद कुछ चीज़ें मिलती हैं, नई नई चीज़ें। ठीक है, अब मैं देखूं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड पे लगा था या नहीं लगा था। ओहो, लगा था, अच्छा है। वरना फिर दिक्कत ही था, है ना? तो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड है, मैं इसे फटाक से अभी यूट्यूब पर जो है शेयर कर दूंगा। तो अभी जो वहां पर नहीं देखे होंगे बच्चे, वो भी जाकर के वहां पर देख सकते हैं। और हाँ, डिस्कशन करनी है तो फटाक से बताओ, नहीं तो फिर चलते हैं, बाय बाय। और ना लेक्चर को आने से पहले ना शेयर कर दिया करो अपने साथ भी, अपने फ्रेंड चाहे जहाँ के भी हो ना, शेयर कर दिया करो। देखो शायद बेनिफिट और भी किसी को मिल जाएगा, तो इसमें कोई घाटा नहीं है ना? क्योंकि बच्चे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, फिर भी एक बच्चा रहता है ना, फिर भी मैं क्लास लेता ही लेता हूँ, है ना? कभी कभार अगर प्रॉब्लम होगी तो बात लगती है, वरना लेक्चर हो ही जाता है। अच्छा, मतलब प्रिया सिंह, रिया सिंह लेक्चर मतलब वो डिस्कशन करना है तो ठीक है। और एक बार 5 मिनट बचे हुए हैं इस लेक्चर में, इससे पहले मैं अच्छे से ख़त्म करता हूँ। दोबारा से एक बार 2 मिनट 3 मिनट देना मुझे, टाइम लगेगा दोबारा से आने में। उसके बाद मैं दोबारा से आप लोग के सामने आता हूँ, तब तक के लिए। और एक बात मैं ये सोच रहा था ना कि आज ही वाला लेक्चर यूट्यूब पे आने के लिए, बट मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, तो इस वजह से मैं यूट्यूब पे नहीं आ पाया। और यहाँ पर लिखने वाला भी कार्यक्रम थोड़ा ज़्यादा था, और यूट्यूब पे मैंने अब देखा है कि फ़ोन में प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा लिखने उखने में, है ना? लिख तो लूँगा लेकिन प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं नहीं आया। बट हाँ, अगर मैंने और भी खोजा हो जाए, जैसे कुछ मटेरियल अगर मुझे मिल गया, सब कुछ सही से चलने वाला, लैपटॉप के थ्रू पढ़ाऊंगा, बट यूट्यूब से अगर पढ़ाया सब कुछ सही से अच्छा चला, तो मैं यूट्यूब पर ही अगली बार से वीडियो लिया करूंगा, जैसा भी रहेगा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, में ध्यान रखना, मिलते हैं कुछ ही देर में।